इसको कीटीन बोलते हैं। रिएक्शंस ऑफ कीटीन, हाँ उसी टॉपिक में लिख लीजिए। एसिड का ही डेरिवेटिव है ये भी। एसिटिक एसिड को हीट करने से बनता है, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शन में सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं। H+H2O, बेटा इसमें वाटर कहाँ जाना चाहिए? क्या कार्बन पे ही जाता है अटैक करने के लिए? कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ जाना चाहिए? कार्बन पे ही जाता है ना अटैक करने के लिए। इसको कार्बन पे अटैक करवा दीजिए। अब आप पाई बॉन्ड दोनों खोल सकते हैं, कोई सा एक पाई बॉन्ड खोल दीजिए। O की तरफ वाला खोलना चाहिए, खोल दिया। O-, इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, देखो नेगेटिव सिग्मा पाई बनेगी ना। ये बन जाएगी नेगेटिव सिग्मा पाई, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इसकी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें आप वाटर से या H+ जो आपके पास है उससे ये H गेन करे। बेटा यहाँ गेन करेगा तो अनस्टेबल बनेगा, ये गेन करेगा तो अनस्टेबल बनेगा। तो क्या यही वाला कार्बन गेन करता है ना? तो यही वाला कार्बन गेन करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा, इसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जिससे अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखी थी एग्जैक्टली सेम। ये भी यही काम करेगा, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर में HCH2 पे ही जाएगा। यहां जाने से तो कोई फायदा नहीं है, अनस्टेबल है। डबल बॉन्ड पर OH OH दो लग जाएंगे, वो तो अनस्टेबल है, वो तो वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन पे जाना चाहिए H। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है उसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखो C डबल बॉन्ड C पर वाटर ऐड हो गया, C डबल बॉन्ड C पर इधर OH इधर H ऐड हो गया। सिंपल वाटर का एडिशन है ना बच्चों? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? आ रही है। ठीक है ना। तो इधर बस H और OH, तो यानी कि इसमें जितने भी मैं अभी रिएक्शंस लिखूंगा सब में आप C पर न्यूक्लियोफाइल लगा दो और CH2 पर H लगा दो, आंसर आ गया सबका। सबका आंसर ऐसे ही आएगा, बस मैं न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहा हूँ। वाटर की जगह अमोनिया ले लूंगा, अल्कोहल ले लूंगा, कोई एसिड ले लूंगा। तो बस ये मैं सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल चेंज करने से अब आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ? ये तो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें सपोज बेटा अमोनिया ऐड करना होता, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख लीजिएगा OH - H2O, तब भी यही बनेगा बेटा, दोनों केस में से। अमोनिया ऐड करना है तो आप आंसर बता दो। इथेनॉल ऐड करना है, आप आंसर बताइए। CH3COO H लिख दें। एसिटिक एसिड ऐड करना है तो क्या होगा? बस आंसर इसको देख के बताना है आप। क्या होगा बेटा? ये नाइट्रोजन किस पे जाएगा? C पर, तो यहाँ जुड़ जाएगा NH2, इधर आ जाएगा H। तो बेटा ये अमाइड बना, तो लिखते जाइएगा। ये तो क्या बना था? एसिड। ये क्या बन गया? अमाइड। तो अमोनिया या अमीन ऐड करेंगे तो अमाइड बनेगा। ETOH लिया,
इसमें से OET यहां पर आ गया, H उधर चला गया, क्या ये एस्टर बन गया? तो कीटीन के रिएक्शन से एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है, अब एसिटिक एसिड लिया तो पूरा जोड़ दीजिए आपको, CH2, यहाँ पर H, यहाँ पर OCO-CH3, और ये बन गया है एनहाइड्राइड। ये थी बेटा कीटीन की रिएक्शन। तो इससे हम एसिड बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, एनहाइड्राइड बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या बनेगा? इसी में ही अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या बन जाएगा? तो एसिड का हैलाइड बन जाएगा। दिखाई दे रहा है? एक मिनट, दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो एसिड का हैलाइड बन जाएगा। तो आप एसिड के सारे डेरिवेटिव कीटीन से बना सकते हैं। अपने को मेन ध्यान रखना है न्यूक्लियोफाइल यहाँ आना चाहिए बस। और वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज यही है, जहां पॉजिटिव होगा वहीं पर ही नेगेटिव जाके या न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में इस जगह पर ही पॉजिटिव था, तो यहीं पर ही न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इधर लेफ्ट राइट में H लगाना आपको, तो इधर लगाने से फायदा है। डन? तो नया टॉपिक स्टार्ट करें अब? यस सर। यस है ना, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। लिख लिया? पेज चेंज कर लीजिए और लिखिए बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स? हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए जरूरत होती है, कुछ हमें बाहर से लेने की जरूरत है, कुछ हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो बायोमॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, विटामिन्स, RNA, DNA, ये सब अपन इसमें स्टडी करेंगे। हार्मोन्स भी हैं वैसे तो। अमीन में ही आ गया, अल्फा अमीनो एसिड्स लिख लीजिए, दैट इज प्रोटीन। अल्फा अमीनो एसिड्स, इनकी अपन लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन पकड़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में देखो आप, नेम में ही आ रहा है कार्बन के हाइड्रेट्स, आ रहा है ना नेम में ही। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CxH2O5, है ना, तो CxH2O5, इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड, ये ज्यादा पॉपुलर नेम है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स। एक से ज्यादा OH होते हैं इसमें। ठीक है,
तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, एल्डिहाइड कीटोन एक ही होता है, तो इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स भी बोलते हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन मेथड होता है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना हुआ सा है हमारा, ठीक है। तो प्रिपरेशन बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है नॉर्मली। तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड और O2 लिया, एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 अवेलेबल है, तो CO2 और O2 लिया आपने, सॉरी H2O लेते हैं, H2O मैंने उधर वाला इधर लिख दिया था, सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में यही रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस। तो वो एटमॉस्फेयर से CO2, ग्राउंड से वाटर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन जब हो जाएगी तो C6H12O6 ये जैसे ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। फिर इसका पॉलीमर बनता रहेगा, शुरू में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, प्लांट ने ले लिया CO2, ऑक्सीजन हम ले लेंगे। अब इस रिएक्शन में जो यहाँ एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एनर्जी यूज होती है, तो एनर्जी ATP के फॉर्म में बोली जाती है। ATP हमारी बॉडी के अंदर होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूनिट्स होते हैं, तो उसके अंदर H की एक्सचेंज होती रहती है, तो उससे ये पता लगता है कि कितने ATP एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो हम यहाँ पर उसकी यूनिट को ATP के फॉर्म में लिखेंगे। सो एनर्जी यूज्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड in this process is equal to 3 ATP units per CO2 molecule। एक CO2 के लिए 3 ATP, तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए टोटल कितना लगेगा। सो इन द अबोव रिएक्शन जहां पर कि ग्लूकोज बन रहा है सपोज, तो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई बेटा, 18 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक डेटा आपको पकड़ में आ गया है, 3 ATP पर CO2। समझ में आ गया सबको बेटा। बच्चों क्लियर। यस सर। 3 ATP पर CO2, बस ये लाइन याद रख लीजिए। बाकी रिएक्शंस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सबने पढ़ रखी होगी पहले। CO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स। कहां पर होता है, प्लांट्स में, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ। अब मैं अगर केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखता हूँ, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में जो होती है, उसको भी लिख लेते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में हो रही है, उसको अगर मैं लिखता हूं तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक यूनिट है, 6O2 की यहां पर जरूरत है, और एंजाइम इसको कैटलाइज्ड करते हैं। एंजाइम यहां पर कैटलाइज करेंगे, ठीक है। जाएगा बेटा वापस से 6CO2। अगर 100% रिएक्शन हुई तो पूरा CO2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ठीक है। दिख रहा है बेटा, यस CO2 वाटर और एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को अपन ऐसे क्लासिफाई कर लेते हैं। आप अपने तरीके से जैसे स्पेस हो वैसा आप उसके नीचे ऐसे निशान लगा लेना, 2 में डिवाइड कर लीजिए।
नहीं, 1 मिनट। थ्योरेटिकली कितनी होती है? थ्योरेटिकली ये वैल्यू होती है बेटा 38 ATP अगर 100% हो जाए रिएक्शन पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। हमारी बॉडी जब वर्क करती है तो कुछ एनर्जी का उसमें लॉस हो जाता है। तो प्रैक्टिकली लॉस हो जाएगा तो फिर एक्चुअल में पूरी तो नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकली में आपको 2 कंडीशन मिलते हैं बेटा। एक होता है एरोबिक कंडीशन, यानी कि आप एयर ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक है, तो एरोबिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, 30 से 32 ATP पर ग्लूकोज यूनिट, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपने एनारोबिक किया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया, तो इन एनारोबिक कंडीशन ओनली 2 ATP पर ग्लूकोज यूनिट। बहुत कम एनर्जी निकलती है। अभी आजकल तो ऑक्सीजन के कंटेंट के बारे में सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। ठीक है, सबको जानकारी हो गई ना, ऑक्सीजन का कंटेंट अगर आपके पास 100% है तो क्या आपके यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक होकर एनर्जी की क्वांटिटी आपको मैक्सिमम मिलने वाली होगी। अच्छे से एयर लें, मास्क वास्क हटाएं अब। ठीक है, फुल ऑक्सीजन लें। तो बेटा मैंने अभी तक आपको है ना 2 पॉइंट बताए बस। जब इसकी प्रिपरेशन होती है तो 3 ATP पर यूनिट ऑफ CO2 के हिसाब से कंज्यूम होती है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स के केस में एंजाइम्स इसको ब्रेक करके जब ये रिएक्शन करवाता है तो कंप्लीट रिएक्शन होने पर 38 मिलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें 30 से 32 मिलती है। ठीक है, और बाबा रामदेव को ज्यादा मिलती है, इसमें 34 तक मिल जाती होगी, है ना। वो खाता बहुत स्पेशल चीजें हैं और एक्टिव पूरा रहता है, फुल डे कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी चलती रहती है जो जबरदस्त होती है। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने? Yes, अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर। 3 क्लासिफिकेशन है बच्चों इसके। इस टॉपिक को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप अच्छे से अगर एक बार पढ़ लेते हैं, उसके जस्ट बाद में एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको, एक बार नोट्स और एक बार एनसीईआरटी, फिर आप शीट लगाओ, कोई भी क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, सब होंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप एक बार पूरा रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर एक रीडिंग एनसीईआरटी की लगाएंगे। चलिए लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर आपको क्लासिफाई करना है। तो इसमें 3 तरीके के होते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो इसकी प्योर यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, मोनोसेक्राइड मींस यूनिट्स जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो। सो those carbohydrates which cannot hydrolyze into smaller units, फर्दर हाइड्रोलिसिस ही ना हो,
उसको आप बोल देंगे मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना ही पड़ता है। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये तो सब 6 कार्बन वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है राइबोज, glyceraldehyde. Glyceraldehyde is the smallest unit. कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, 3 कार्बन होते हैं इसमें। उसके बाद आता है बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, गिव 2 to 10 units on hydrolysis, जिनका हाइड्रोलिसिस करने से आपको कुछ यूनिट्स मिलते हो 2 से 10 तक, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इनके एग्जाम्पल में फर्स्ट जैसे आप लिखा सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब आप सब जानते हैं केन शुगर है। सुक्रोज इज केन शुगर। तो सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, एसिडिक मीडियम में ही होता है इनका हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज H+H2O से करवाएंगे तो इसमें 1 यूनिट मिलेगा बेटा डी ग्लूकोज और 1 यूनिट मिलता है डी फ्रक्टोज। ठीक है, डीएल पढ़ा था ना आपने स्टीरियो के अंदर, लेफ्ट साइड में OH होता है तो L बोलते हैं, राइट साइड में OH होता है तो D बोलते हैं। तो ये उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, लास्ट कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को। अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे 2 मिनट के बाद। ये पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अपने को इस तरीके से याद रखना है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, 1 यूनिट ग्लूकोज देगा, 1 यूनिट फ्रक्टोज देगा। सुक्रोज है क्या चीज? गन्ना है ये, केन शुगर, केन शुगर है ये। सुक्रोज के बाद आता है बेटा नेक्स्ट नंबर पे माल्टोज, माल्ट शुगर। सभी नेचुरल शुगर है ये। सेकेंड नंबर इज माल्टोज, माल्टोज इज माल्ट शुगर। ठीक है, माल्ट मतलब आप जो भी ग्रेन लेते हो, कोई गेहूं, दाल, चावल, इनमें जो शुगर आने वाली है वो माल्ट शुगर होगी। कुछ फ्रूट्स में भी होती है ये। इससे मिलता है बेटा 2 यूनिट डी ग्लूकोज। इसका मतलब ये भी डाइमर होगा, डाइसैकेराइड बोला जा सकता है कि 2 यूनिट इसमें भी मिल रहे हैं, एक एक, और इसमें भी 2 यूनिट मिल रहे हैं ग्लूकोज के। ठीक है, थर्ड नंबर इज लैक्टोज। ये मिल्क में होता है मोस्टली, तो इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज से पहली यूनिट मिलती है बेटा डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, और दूसरी यूनिट मिलती है डी ग्लूकोज। अब आपको ये याद करने हैं, सबसे पहले आप बोलिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर डाइसैकेराइड्स। बोलिएंगे, सब बच्चे बोलेंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर डाइसैकेराइड्स। दोस्ती इनसे बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो अपने होल लाइफ काम आने वाले हैं ये टॉपिक ऐसा अपने पूरी लाइफ अपने साथ रहने वाला है। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर डाइसैकेराइड। सुक्रोज से मिलता है गर्लफ्रेंड,
ठीक है, GF मिलेगा इससे, इससे दोनों ही गर्ल मिलती हैं, GG। ठीक है, दोनों ग्लूकोज, और इसमें एक गैलेक्टोज होगा और एक ग्लूकोज होगा। ये इतना याद रख लीजिए। अभी तक अपन ने सिर्फ 3 नाम पढ़े, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सिंगल यूनिट में देख लीजिए यही नाम थे, ठीक है, यही नाम पढ़े थे आपने सिंगल यूनिट Yes, वाले, sir. तो वही नाम याद कर लीजिए यहाँ पर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों ग्लूकोज, और फिर गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और एक ही ऑर्डर में अपन याद रखें तो अच्छा रहेगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसके गर्लफ्रेंड वाले हैं, उसके दोनों गर्ल हैं, और ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज है। ठीक है, Yes, एक sir. स्पेशल है इसमें। चलिए, इतना अपने को याद हो गया तो एक काम खत्म हो गया, एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इसी में से आते हैं, पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जो मैंने पहले बताया था प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से एक ही बार आया है, इसमें से तो कई बार आया है। ठीक है, तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन पे आते हैं बेटा, बी सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। On the basis of functional groups. ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि अपन ऐसे ही, आप भी अपने पेज के 2 पार्ट में ही लिखिएगा, 50-50 कर लीजिए बिल्कुल। एक को आप बोलते हैं बेटा एल्डोज, और एक को आप बोलते हैं कीटोज। अब यहाँ पर नाम में ही दिख रहा है, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज, कीटोन होगा तो कीटोज, नाम में ही पता चल रहा है। तो ये 2 में क्लासिफाई होगा, एल्डोज और कीटोज। अब एल्डोज का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन हुआ करता है, तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड लिख दीजिए, उसके बाद CHOH, ये कितने होंगे ये डिपेंड करेगा, लास्ट में CH2H। ठीक है, तो ये बेटा एल्डोज का जनरल फॉर्मूला हो गया, CHOH आएंगे बीच में, लास्ट में CH2H। अब मिनिमम पे जाएं अगर मैं, तो अच्छा उधर आगे लिखूंगा मिनिमम, पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। इसमें जो कीटोन होता है हमेशा सेकंड कार्बन का माना जाएगा बेटा, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, कीटोन हमेशा सेकंड कार्बन का माना जाएगा, है ना। अब इसके नीचे मैं लिखता हूं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 है, तो इसको आप नेम देंगे एल्डो ट्रायोज, 3 कार्बन हो जाएंगे इसमें, 1 2 और 3, और उसका नाम ही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसी का नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया बेटा, एल्डो ट्रायोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई 3 कार्बन की। ठीक, अब आप लिख लीजिए आगे, n इज इक्वल टू 2, एल्डो टेट्रोज, याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोस, और लास्ट होता है एल्डो हेप्टोस। 7 तक ही होते हैं बेटा, तो टोटल कार्बन यही लिख देता हूं, टोटल कार्बन 3 to 7 होंगे। इसके सिंगल यूनिट में 3 से 7 ही होते हैं बस। ठीक है, तो बेटा ये इसके सारे क्लासिफिकेशन के नाम समझ में आ गए हमको, टायोस, टेस्टोस। तो अपने को ये बोलना है ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना, तो वो इसमें से किस कैटेगरी में आएगा, हेक्सोस में आ जाएगा भाई, 6 कार्बन है तो। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में आ गया, हेक्सोस में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस। ठीक है, अच्छा अब उस तरफ देख लेते हैं कीटोन वाले केस में। उसमें बेटा जब आप n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब पहला बनेगा,
n इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कीटो ट्रायोज बनेगा, और ये अकेला ऐसा है जो कि एक कायरल है, बाकी सब कायरल होते हैं, रेस्ट ऑल आर कायरल। ठीक है, अब आप n इक्वल टू 1 रख दीजिए तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा। इसमें भी 7 तक ही जाना है आपको। n इक्वल टू 2 कीटो पेंटोज, n इक्वल टू 3 कीटो हेक्सोस, और n इक्वल टू 4 तो कीटो हेप्टोज। यही होते हैं नेचुरल। इसमें कीटो हेक्सोस इज द फ्रक्टोज। इसका एग्जांपल फ्रक्टोज लिख लीजिए। कीटोन वाला ग्रुप होता है फ्रक्टोज में, है ना। फ्रूट शुगर, हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है, ग्लूकोज भी होती है लेकिन ज्यादातर फ्रक्टोज ज्यादा रहती है, फ्रूट शुगर। है, बाकी सब कायरल है, बाकी सब कायरल है बेटा, बस ये अकेला एक कायरल है, बाकी सब कायरल है। ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये सब में कायरल आएगा, इसको स्टार बना लो। दिस इज ऑलवेज कायरल इन ऑल, तो इसमें कम से कम एक तो आएगा ही, इसमें एक बार जीरो आएगा, बाकी हमेशा कायरल। गायब हो जाएगा ना जीरो लगाया तो, जीरो लगाते ही ये वाला गायब हो गया, तो कायरल नहीं बचा अभी एक भी। इसमें हमेशा कायरल रहेगा, ऊपर CHO नीचे अल्कोहल है, इट इज ऑलवेज कायरल। ये वाला भी ऑलवेज कायरल, बट जब नहीं है तो फिर एब्सेंट। ठीक है बेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन बहुत आसान था, क्लियर हो गया सबको। एल्डोज एंड कीटोज की कैटेगरी, एल्डिहाइड से हर कार्बन पर एक एक OH, सेकंड पर कीटोन, बाकी सब पर एक एक OH, तो क्या इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और नाम है सैकेराइड्स, तो वो ये टेस्ट में मीठे होते हैं इसलिए ये सैकेराइड्स बोले जाते हैं। अभी नीचे लिखते हैं अपन, थर्ड क्लासिफिकेशन और है उसको लिख लें पहले। थर्ड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी आपको दो ही मिलेंगे। तो पहला हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर्स, दूसरा होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसको भी इस तरीके से दो में ही आप क्लासिफाई करें, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग का डेफिनेशन क्या हो गया, विच कैन रिएक्ट और रिड्यूस, रिएक्ट एंड रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग, टॉलरेंस, फैलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें विच कैन नॉट कर देंगे, which cannot react and reduce टॉलरेंस, फैलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी पहचान, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ये नीचे का शायद दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए, तो नीचे में इसकी है ना एक खास बात लिख देता हूँ, उधर ही लिखते हैं, चलिए लिख लिया बेटा ये, तो पहले उसके नीचे वाला लिखते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे बेटा, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी सिंगल सिंगल यूनिट है ना सारे आ जाएंगे इसमें। ऑल मोनोसैकेराइड्स, चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो, एल्डोज कीटोज दोनों,
आपको रिडक्शन पढ़ाते समय मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, सॉरी ऑक्सीडेशन पढ़ाते समय, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का भी टॉलरेंस टेस्ट होता है। बताया था कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का भी टॉलरेंस टेस्ट होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल होते हैं, ये इसके पड़ोसी वाले पर OH है, कीटोन के पड़ोसी वाले, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाले सब दे देते हैं टॉलरेंस स्पेलिंग का टेस्ट। तो ये देंगे बेटा ऑल मोनोसैकेराइड्स। इसके बाद आ जाएगा बेटा माल्टोज एंड लैक्टोज, डाइसैकेराइड में से 2 आएंगे, ठीक है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट हेमीएसिटल्स। जितने भी हेमीएसिटल्स होंगे, हेमीएसिटल का मतलब OH और OR, कार्बन पे ईथर और अल्कोहल दोनों, ये आता है नॉर्मली काम, सबसे ज्यादा काम यही आता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर दिए हैं तो ये काम आएगा और नाम दिए हैं तो ये काम आएगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेम में आ जाएंगे ऑल मोनोसैकेराइड, माल्टोज एंड लैक्टोज, और अगर उसने स्ट्रक्चर बना के दिया है तो ये काम आएगा, जिसमें एक ही कार्बन पर अल्कोहल और ईथर आपको दिख रहे हैं, दैट इज हेमीएसिटल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हेमीएसिटल की ये स्ट्रक्चर होगी, पहचान हो गई, एक ही कार्बन से अल्कोहल ईथर। अब दूसरे साइड वाले को देखें तो इसमें आ जाएंगे बेटा एग्जांपल में ऑल पॉलीसैकेराइड्स, तो बड़ा आसान हो गया क्लासिफाई करना, ऑल पॉलीसैकेराइड्स हो गया, एंड सुक्रोज, सुक्रोज इस पे चला जाता है केन शुगर, ठीक है। इसके अलावा जो पहचान वाली बात है, वो पहचान वाली बात है बेटा एसीटल और कीटल, ऐसे कुछ ग्रुप्स आए तो वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के होंगे, मतलब कि 2 ईथर एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। तो जब ये 2 ईथर जुड़े होंगे तो नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी, और जब एक अल्कोहल एक ईथर एक ही से जुड़ा होगा तो रिड्यूसिंग कैटेगरी। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की समझ में आ गई सबको? मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स are sweet in taste, so called sugars. शुगर मतलब स्वीट इन टेस्ट होता है, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स ऑल डाइसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे लगते हैं हमको, फल मीठे लगते हैं, और शुगर तो शुगर ही है ना, तो केन शुगर से ही बनती है, इनको शुगर्स कहते हैं, ठीक है। बट अगर अपन पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो वो टेस्टलेस होते हैं। Polysaccharides are testless. So called non-sugars. सैकेराइड्स तो सबको ही बोलते हैं, सैकेराइड वैसे मीठा होता है, उसी को सैकेराइड बोलते हैं, सैक्रीन मतलब मीठा, अपन यहाँ पर बोलते हैं शक्कर या चीनी बोलते हैं हम लोग, है ना, हिंदी वाली जो भाषा है वो शक्कर या चीनी है, ठीक है। अगर अपन लेटिन वर्ड पे जाते हैं तो वहां पर इसकी जगह यूज करते हैं सैक्रीन। अब ये वर्ड वहीं से ही उन्होंने जनरेट किया है, तो इसलिए सैकेराइड नाम से पॉपुलर हो गया है, ठीक है। तो क्या आपने को क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया? हर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। आगे चले बेटा, चलिए अब अपन पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, ग्लूकोज। तो अब आप टाइटल लिख लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6। अब ग्लूकोज को मैं क्लासिफाई कर देता हूं, तो ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, सिंगल यूनिट है,
तीनों क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना है इसको. इट इज मोनोसैकेराइड. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग. और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ये एल्डो और हेक्सेन, तो हेक्सोस हो जाएगा. क्या ये ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन हो गया? डन. इस कैटेगरी में आ गया ग्लूकोज. अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो स्ट्रक्चर याद करनी है आपको बस. उसी से मैं सारे स्ट्रक्चर्स बनाना आपको सिखा दूंगा. उन्हीं का बार बार यूज होगा. ग्लूकोज और फ्रक्टोज. एक हमने एल्डोज वाली याद कर ली, एक हमने कीटोज वाली याद कर ली, तो हमारा काम उससे कंप्लीट हो जाएगा. तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर को बहुत स्पेस चाहिए, इसमें आधा पेज चाहिए है ना. और बिल्कुल आप एक बार पहले देख लें एक स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है कंप्लीट. से पहली स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ यहाँ पर CHO. अभी 1 मिनट आप लिखेंगे नहीं. सारे ओरिएंटेशन इसके दिखाने हैं आपको. ये मैंने लिखा है बेटा D, फिर ब्रैकेट में प्लस लिखना है, D प्लस ग्लूकोज. ठीक है, ये पॉजिटिव होता है. दिख रहा है बच्चों सबको? Yes, sir. ठीक है. अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें टॉटमेरिज्म होती है. तो उस टॉटमेरिज्म से ये जो 5th नंबर वाले कार्बन पर इसकी नंबरिंग कर दें. 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 एंड 6. 3rd नंबर वाला OH लेफ्ट साइड है, बाकी सारे राइट साइड है. क्या इसकी वजह से D लिखा जाएगा? लास्ट वाले को देख के लिखते हैं ना D और L. तो क्या ये D को इंडिकेट कर रहा है? लास्ट कार्बन कायरल का OH राइट साइड है, राइट साइड वाले को D. अगर लेफ्ट साइड लिखेंगे तो L. ठीक है, ये बेटा इसके साथ रिएक्शन करता है. अब आप पढ़ चुके हो एल्डिहाइड कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल C पे जाएगा और O पर H. तो यहाँ पर भी एक नया कायरल सेंटर बनेगा. और वो कायरल सेंटर आपको दो मिलेंगे, एक बार R और एक बार S. क्या इसको इस तरीके से बना दें अपन, एक बार R और एक बार S बनाने के लिए. और ये जो रिंग बनेगी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा. तो आप एक स्ट्रक्चर देख लें, फिर उसके हिसाब से साफ सुथरा बनाना. इस जगह पे ऑक्सीजन लिखना होता है, ये ट्रेंड है, नॉर्मल कन्वेंशन है. ऑक्सीजन यहाँ लिखा जाएगा, बाकी लिखने को कहीं भी लिखें आप रिंग में. इसमें इस कार्बन को मैंने बना दिया सपोज फर्स्ट कार्बन. तो फर्स्ट कार्बन पर मैं OH को नीचे की तरफ दिखाता हूँ, सेकंड कार्बन में भी OH नीचे की तरफ, थर्ड में ऊपर, फोर्थ में नीचे, और फिफ्थ में ये CH2OH आएगा, दैट इज ऑन टॉप साइड. तो ये मैंने इसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. इसको लिखते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज की जगह लिखते हैं ग्लूको पायरेनोस. इसका कंप्लीट नेम हो गया. इसमें जो कार्बन नंबर 1 है, जो यहां से आया था 1 नंबर, वो कार्बन ये है. इसमें देखो आप, क्या ये वाला लिंकेज दिख रहा है आपको? इस कार्बन पर एक अल्कोहल जुड़ी है, इस कार्बन पर एक ईथर जुड़ी है. क्या Yes. ये वाला जो लिंकेज है दैट इज हेमिएस्टर लिंकेज इस मॉलिक्यूल में. इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग है. इसमें एल्डिहाइड तो है ही नहीं. कहाँ एल्डिहाइड है इसमें? तो ये हेमिएस्टर की वजह से रिड्यूसिंग है. तो सारे स्ट्रक्चर्स में आपको इस वाले फीचर से आंसर देने की जरूरत पड़ेगी. ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 कार्बन है. अब आप बना लो, एक इसके नीचे बनाएंगे. ठीक है. और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो प्रैक्टिकली अपन देखते हैं दैट इज प्लस 112 डिग्री, 112 डिग्री होता है. ये लिख लीजिए बच्चों, और ये पक्का याद होना चाहिए ये वाला. इससे अपनी कहानी पूरी चलेगी आगे. इसी की कॉपी नीचे. कॉन्फ़िगरेशंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आपने एक भी गलत लिखा तो फिर क्वेश्चंस में उसी में ही आप ऑप्शन सारे मिलते जुलते होंगे. तो हमारी
परफेक्शन तभी आएगी जब ये स्ट्रक्चर हमको परफेक्टली विद कॉन्फ़िगरेशंस पता होगा। हाँ बच्चों, ग्लूकोज की खास बात देखो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, नहीं दे रहा है। शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन करके सेपरेट करने में इसको यूज करना चाहिए, CS बॉन्ड बना के। कुछ नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब ये इस तरह की प्रॉपर्टीज 100% शो नहीं कर रहा है, कर तो रहा है बट 100% नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट बहुत कम करता है, नेग्लिजिबल करता है, पॉइंट्स में करता है। और जबकि 99% से ज्यादा ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगी वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, और ये फिनोमेना कंटिन्यूअस चलता है। इसको बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन टॉटोमर्स हो गए ये। दीज आर चेन, दिस इज रिंग, तो रिंग चेन टॉटोमर्स। और ये कंटिन्यूअसली एक से दूसरे में आते रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें तो जो अल्फा वाला है ये नियरली 36% एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो बीटा वाला है वो लगभग 64% एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल रोटेशन लिखा है मैंने, क्या इन दोनों का एवरेज अगर आप निकालोगे तो इसका 36% से 112 को मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और इसको 19 को 64 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो जो इसका एवरेज निकल के आएगा दैट इज द फाइनल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। ये तो इसकी अल्फा प्योर फॉर्म हो गई, अल्फा बीटा बीटा प्योर फॉर्म हो गई।
तो बच्चों अल्फा बीटा में डिफरेंस सिर्फ कहां पर है? ओनली C1। कहां पर है बेटा? ओनली C1। इस कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन। ये अल्डिहाइड वाला कार्बन है। अल्डिहाइड वाले कार्बन पे जहां नया काइरल सेंटर बना है दैट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, और इन दोनों को एनोमर्स बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस, बाकी सब सेम। सो दोज आर एनोमर्स। तो बेटा स्ट्रक्चर याद करने का तरीका, बीटा वाला याद करते हैं, अपने आप अल्फा वाला याद हो जाएगा। देखो बीटा वाले में सब बच्चों को बोलना है C1 पे OH ऊपर, C2 पे नीचे, C3 पे ऊपर, C4 पे नीचे, C5 पर ऊपर। याद हो गया सब? सिर्फ इतना बोलना है, C1 पर ऊपर, उसके बाद अल्टरनेट। क्या सबको स्ट्रक्चर याद हो गई? Yes, sir. Yes, sir. तो बीटा वाली स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, इसमें सारे अपोजिट हैं। तो सारे अपोजिट हैं, इसका मतलब सारे एक दूसरे से ट्रांसफर हैं। ये इसका ट्रांस हो गया, ये इसका ट्रांस हो गया, इसका ट्रांस हो गया, इसका ट्रांस हो गया, इसका मतलब ऑल एडजेसेंट आर ट्रांस। अगर सारे ट्रांसफर है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? Yes, sir. तो इसमें ये दो OH पास पास आ जाते हैं, स्टेबिलिटी कम। क्लियर? ये लिखा, एक और पॉइंट है इसका, पेंटा एसीटेट of glucose does not give, does not form, कर दीजिए, does not form oxime and cyanohydrin and also non-reducing। पेंटा एसीटेट क्या है वो देखते हैं, देखना आप ध्यान से। अगर मैं यहां पर OCOCH3, जैसे अपन ने फिनॉल में पढ़ा था, अल्कोहल में पढ़ा था, COCH3 लगा देते हैं हम लोग। अमीन में पढ़ा था, COCH3 लगा देते हैं ना एसिटाइलेशन करके। तो बेटा मैं इसका एसीटेट बनाऊं तो क्या यहाँ पर मैं COCH3 लगा दूंगा, 5 जगह लगेगा, तो बन जाएगा पेंटा एसीटेट। तो अभी सबने लिख लिया है तो मैं एक लिख के बता देता हूँ। एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या ये COCH3 बन गया, ये हो गया एसीटेट। ठीक है, तो ऐसे कितने एसीटेट बनेंगे इसमें? 5। अगर ये वाली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही होती तो क्या इसको एल्डिहाइड के सारे रिएक्शंस देने चाहिए थे? अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही होती तो एल्डिहाइड फ्री है, तो सारे रिएक्शंस एल्डिहाइड के देने चाहिए थे, वो एक भी नहीं देता। ऑक्साइड नहीं बनाता, साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता, वो कुछ नहीं, कोई सा भी टेस्ट नहीं देता, वो टॉलस का टेस्ट नहीं देता, पेनिंग का टेस्ट नहीं देता, रिएक्शन ही नहीं करता वो एल्डिहाइड वाली। इसका सीधा मतलब है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? साइक्लिक। साइक्लिक फॉर्म का नाम क्या है? हैवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, हैवर्थ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। क्या ये बात ग्लूकोज के बारे में समझ में आ गई? Yes. ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लीजिए दोबारा से। अगर ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2,4-DNP शिफ्ट फॉर सोडियम बाइसाइक्लाइड का टेस्ट नहीं देता है। और इसका पेंटा एसीटेट बना दूं तो पेंटा एसीटेट बनाने के बाद यहाँ देखिएगा आप, क्या यहाँ पर मैंने पेंटा एसीटेट बना दिया, इस पे बनाता हूँ, सबने बना लिया ना ये। अब बताइए, देखो ये रिड्यूसिंग से नॉन रिड्यूसिंग में चला गया, क्या इस जगह पे दोनों कार्बन हो गए OC OC, तो नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में चला गया। अभी आपने कहा था ना एसीटल बना देंगे तो नॉन रिड्यूसिंग। अभी तक हेमी एस्टल था, देखो ये हेमी एस्टल है, OH और OC, यानी कि एक अल्कोहल एक ईथर, तो हेमी एस्टल, तो ये रिड्यूसिंग था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका एसीटेट बनाया तो क्या ये नॉन रिड्यूसिंग में चला गया? Yes, sir. बेटा हो गया ना, O के बाद फिर कार्बन आ गया, इसमें भी O के बाद कार्बन है, इसका मतलब दोनों ईथर ग्रुप हो गए, ये इधर एस्टर हो गया बाय द वे। तो ईथर और एस्टर, क्या अब ये रिड्यूसिंग कैटेगरी में नहीं रहेगा? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर वैसे फिलहाल तो एच ही था और वहां पर भी एच ही था। सबने लिख लिया इतना?
लेकिन ये बीटा फॉर्म अभी लिखी हुई है, मैंने मिटाई नहीं है, इसकी कॉपी मैं कर रहा हूं दोबारा से। बीटा डी प्लस ग्लूकोज कैन बी शोन एज, इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे तरीके से? क्या अपन लोगों ने चेयर फॉर्म पढ़ी थी एक बार? Yes, sir. Cyclohexane. ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म हो गई। इसी स्ट्रक्चर को मैंने देख लीजिए 6 की रिंग है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना आपको ये कन्वेंशनली स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या होगा, देखो पहला OH ऊपर तो आप ऐसे दिखाइएगा, दूसरा OH नीचे तो आप ऐसे दिखाइएगा, तीसरा OH ऊपर आप ऐसे दिखाइएगा, चौथा OH नीचे आप ऐसे दिखाइएगा, पांचवा CH2OH ऊपर ऐसे दिखाइएगा। क्या ये भी बीटा डी ग्लूकोज हो गया? सो बीटा डी ग्लूकोज कैन बी शोन एज, समझ में आ गई कहानी? पहला ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नंबरिंग 1 2 3 कर दीजिएगा। एग्जाम में ये वाली फॉर्म भी दी जाती है, ठीक है। और एक फॉर्म और है, इसमें देखो पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर। ये और ये एक ही जैसे हैं, मतलब बराबर है, एक जैसे। क्या ये भी लिखा जा सकता है? तो 6 मेंबर के रिंग को हम यहाँ 3 तरीके से लिख पा रहे हैं, और ये तीनों ही स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज को शो कर रहे हैं। तो क्या अल्फा लिखने में कोई दिक्कत आएगी क्या? C1 वाले को बस बदल दीजिए, खाली C1 वाले को इसको नीचे ले जाना है बस। तो क्लियर कहानी?